गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरएमपी क्लासेस की ओर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेरनेस्ट इक्वेशन, यानी कि नेरनेस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो नेरनेस्ट समीकरण से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान निकालने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किसी भी सेल में इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था कहने का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर हम डेनियल सेल का, चूंकि उदाहरण भी हम डेनियल सेल का ले रहे हैं, तो डेनियल सेल में आपको बताए थे कि अगर जिंक एक साइड रख रहे हैं हम लोग एनोड पे, ये हमारा एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। इसमें एनोड के रूप में हम लोग किसको व्यवहार कर रहे हैं, जिंक को, और इधर किसको कर रहे हैं, कॉपर को। तो जिंक जो अपने विलयन में डूबा हुआ है, तो धीरे धीरे आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो शुरू होता है तो जिंक का आयन टूटकर इसमें गिरता है, इसके विलयन में, और विलयन में जिंक का आयन टूटकर गिरने से विलयन में जिंक आयन की सांद्रता बढ़ते जाती है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे इधर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है उधर Cu2+ का मान घटते जाता है, मतलब Cu2+ का कंसंट्रेशन घटते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे से जाना कम कर देगा। एक समय ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें कि जिंक आयन का बढ़ने का जो रेट है और कॉपर आयन के घटने का जो रेट है वो दोनों बराबर हो जाता है। धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, धीरे धीरे दोनों आयन का बढ़ने और घटने का रेशियो क्या होता है, सेम हो जाता है। तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी जिंक आयन का बढ़ना और कॉपर आयन का घटना ये जब ये सेम रेट से होने लगेगा तो हम बोलते हैं कि इसमें आ गया ये इक्विलिब्रियम है। तो उस स्थिति में, इक्विलिब्रियम स्थिति में हम लोग इसका रिएक्शन लिख रहे हैं, डेनियल सेल के लिए रिएक्शन लिख रहे हैं, जिसमें कि एनोड पर हमारा जिंक है और कॉपर कहां पे है, कैथोड पर है। तो ये सेल रिएक्शन है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसके लिए नेरनेस्ट इक्वेशन भी हम लोग देख लिए हैं पिछले क्लास में कि कैसे लिखा जाता है। लॉग यहाँ पे लॉग Zn2+ ऊपर लिखे हैं, क्योंकि आपको बताए थे प्रोडक्ट साइड, उत्पाद साइड में जो हमारा एक्वस फॉर्म में रहेगा उसको ऊपर, और जो अभिकारक साइड रिएक्टेंट पार्ट में जो रहेगा और एक्वस फॉर्म में उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो इक्विलिब्रियम केस में जब ये कंसंट्रेशन सेम हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, तो हमारा पोटेंशियोमीटर का मान क्या होने लगेगा, 0 हो जाएगा। यानी ई सेल जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ई सेल का मान कितना हो गया, 0 हो गया। कब, इक्विलिब्रियम पर। तो अगर ई सेल का मान हम लोग यहाँ पे 0 रख दें तो ई0 सेल का हमको ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर हम लोग इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि Zn2+/Cu2+ को क्या मान लिया हम लोग, Kc मान लिया। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें इसके जगह पे, तो हमारा E0 सेल का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, 0.059 डिवाइड बाय n इंटू लॉग Kc। तो यह जो इक्वेशन हुआ, यह इक्वेशन किसके लिए हुआ, यह इक्वेशन हुआ नेरनेस्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक का मान, साम्य स्थिरांक का मतलब Kc। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, एग्जांपल 3.2। इसमें हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान निकालना है, जबकि सेल रिएक्शन दिया हुआ और E0 सेल का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग नेरनेस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, जो अभी हम लोग डिराइव किए थे कि E0 सेल का मान होता है 0.059/n इंटू लॉग Kc। ये भी हम लोग देखे थे। यहां पर E0 सेल का मान दिया हुआ है 0.059, तो कांस्टेंट वैल्यू होगा, और n का मान हमको निकालना है। n का मान निकालने के लिए पिछले वीडियो में बनाए थे, आप देख लीजिएगा। इस केस में n का मान जो है 2 होगा। आप सेल रिएक्शन को लिखने के लिए हाफ सेल रिएक्शन लिखिएगा, पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, फिर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखिएगा, और दोनों में देखिएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग हटाएंगे वही हमारा n का मान होगा। इस केस में n का मान 2 आएगा। आप इसको बना के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि n का मान कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। लॉग और Kc का मान हमको निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। E0 सेल का मान हो गया 0.46 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n का मान हो गया 2 इंटू लॉग Kc। Kc का मान निकालना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाय हो गया 0.059 इज इक्वल टू हो गया लॉग Kc।
अभी लॉग का एक फॉर्मूला बताए थे कि लॉग को जब इधर भेजेंगे तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो लॉग इधर भेज देते हैं तो Kc इक्वल टू हो जाएगा 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.059, ये क्या होगा एंटी लॉग ऑफ इतना पार्ट, एंटी लॉग ऑफ 0.46 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.059। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा AL एंटी लॉग 15.6। तो हमको अब देखने आना चाहिए, अभी हम निकालने सिखाए थे कि एंटी लॉग ऑफ 15.6 क्या होगा। आप इसको देख लीजिएगा। आपको बताए थे कि डेसिमल से पहले जो भी डिजिट रहेगा उसको आपको क्या करना है, इनटू 10 टू द पावर 15 कर दिए हम लोग। और अब यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या दिख रहा है हमको, सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है, मिनिमम हमको 4 डिजिट लेना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.600। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 60 पर 0 का वैल्यू देख लीजिएगा एंटी लॉग के टेबल में। तो 60 पर 0 का वैल्यू आता है 3981, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3981। लेकिन आपको पता है एंटी लॉग के टेबल में एक बात और बताए थे कि जो भी वैल्यू आएगा आप एक डिजिट के बाद डेसिमल को बैठा दीजिएगा। तो आप यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे हम लोग। तो इसमें Kc का मान, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कितना आ गया, 3.981 इंटू 10 टू द पावर 15। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कि उसमें कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं गिब्स एनर्जी के बारे में। गिब्स एनर्जी क्या होता है और ये किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन में कैसे यूज होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गिब्स एनर्जी कहते किसको हैं, गिब्स फ्री एनर्जी किसको कहते हैं। तो आप किसी भी सिस्टम को देखिए कि कोई भी सिस्टम लीजिए, वह सिस्टम जो भी वर्क डन करता है, उस सिस्टम के द्वारा जो भी कार्य किया गया, उस कार्य में, उस वर्क में उससे एनर्जी रिलीज होता है, उससे एनर्जी मुक्त होता है। जो एनर्जी उस सिस्टम के द्वारा रिलीज हो रहा है उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को मैथमेटिकली दिखाएं डेल्टा जी से, तो ये डेल्टा जी क्या हुआ, वर्क डन हो गया, सिंपल सा। गिब्स फ्री एनर्जी क्या हुआ, वर्क डन हो गया, किसी भी सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन, उसमें जो उसका एनर्जी लॉस हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को सेल के बारे में पढ़ना और सेल से देखना है कि सेल कैसे गिब्स फ्री एनर्जी को दिखाता है। तो अगर आप देखिए सेल में हमारे पास डेनियल सेल है, इस डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड माने हुए हैं, इसको कैथोड माने हुए हैं। आपको प्रोसेस सारा पता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करता है। यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, यह भी इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। अब यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग देखते हैं कि इस सेल में कैसे एनर्जी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें वर्क डन क्या हो रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें काम यह होता है कि आपके पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में बदलना इस सेल के द्वारा कार्य करना हुआ। इस सेल के द्वारा कौन सा वर्क हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी वर्क डन यहाँ पे किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। वर्क डन किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और एक बहुत अच्छा बात समझने वाला ये है, आपको याद होगा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन, मतलब केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, अपने आप होता है। और किसी भी सिस्टम से कोई भी काम अगर अपने आप हो रहा है तो रिएक्शन एनर्जी अपने आप रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो इस सिस्टम के लिए वह एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, और जो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उसके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें तो सेल के लिए जो वो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि इस सिस्टम से वो एनर्जी बाहर निकल रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी का मान, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का। अब हम लोग देखेंगे कि ये वर्क डन क्या हो रहा है इस सेल में। वर्क डन तो देखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है। तो वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय क्या हो गया, Q हो गया। और अगर आपको यहाँ पे W कैलकुलेट करना हो यानी वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V इनटू Q। ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल गया हमारे लिए। तो किसी भी सेल में अगर वर्क डन निकालना है कि क्या हो रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, चार्ज किससे कर देंगे। तो अब इस सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेल पोटेंशियल होगा। और इसके सेल पोटेंशियल को हम लोग क्या माने हुए हैं, इसके सेल पोटेंशियल को हम लोग माने हुए हैं ई सेल। इसका मतलब डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल हो गया। अब बात आती है ये Q चार्ज क्या है। तो इस सेल में आप देखिए, इस सेल में चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करना। यही जो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, चार्ज लेके जा रहा है, तो आपको यह देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है और कितना चार्ज लेके जा रहा है। तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। आप यहां पे देखिए, अगर चार्ज के लिए हम लोग बात करें, फॉर चार्ज के लिए अगर बात कर रहे हैं तो आप देखिए Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि किसका चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हम लोग लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब बात ये उठता है कि कितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या हमको पता नहीं है, हम मान लिए n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? हम लोग क्या निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं कि कितना चार्ज एनोड से कैथोड की ओर फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखें कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एनोड से कैथोड की ओर। जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसका चार्ज ले लेंगे। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हम लोग मान लिए n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो आपको पता होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। तो इनटू n मोल कर देंगे, n मोल के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो गया, 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। तो n मोल के लिए उसको क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसके केमिकल वैल्यू को देख लीजिए, 1.6 इंटू 6.022 गुना 10 टू दी पावर यहाँ पे -19 और ये +23 हो गया 10 टू दी पावर 4 इंटू n। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा इसका वैल्यू 96487 के अप्रॉक्स आएगा, जिसको कि हम लोग ये पूरे जिसको कि हम लोग माने हैं लगभग 96500। और साथ में इंटू क्या लिखेंगे, हम लोग n लिखेंगे। इसको हम लोग ये कैलकुलेट करने के बाद 96487 आ रहा है, इसको लगभग हम लोग क्या मान लिए 96500 इंटू n। और इसी को माना गया है f मतलब फैराडे। और ये हम लोग पहले ही बात किए हुए हैं कि f को हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं जब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे हम लोग। तो ये f हो गया, f इंटू n हो गया। ये किसका मान निकला, q का मान। तो q इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, f इंटू n। q का मान पता चल गया, या इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, q इक्वल टू क्या लिखेंगे, n f। अब इस Q का मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, Q का मान, और डेल्टा V का मान कितना हुआ, E से। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन जो निकला हमारा वो डेल्टा V की जगह क्या रख दें, E से रख दें, और Q की जगह क्या रख दें, N इंटू F। Q की जगह पे N इंटू F। इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो W इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं कैसे इसको, NF इंटू E से। इस W का मान, इस वर्क डन का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो हमको गिब्स फ्री एनर्जी का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे देखिए डेल्टा G इज इक्वल टू, अगर माइनस W की जगह हम लोग क्या लिख दे, NFE से, NFE से। तो डेल्टा G मतलब गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन में जो हमको एनर्जी रिलीज होता है वो कितना होता है, -NFE से। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड मतलब मानक रूप में अगर बात किया जाए तो मानक रूप में क्या होगा, ये डेल्टा G आपको पता है नॉट का साइन आएगा, इज इक्वल टू -NF, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E नॉट से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इस पे सवाल बनता है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट से, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट से। अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर बात करते हैं। एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G नॉट का मान कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, Kc का मान कैसे निकालते हैं वहां पर। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, आप देख लीजिएगा जरूर पिछला वीडियो,
कि इक्विलिब्रियम पर जो हमारा ई सेल का मान आता है वो होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है 0.059 डिवाइड बाय n इंटू लॉग ऑफ केसी। ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ई सेल का ई नॉट सेल का मान कितना हो गया 0.059 डिवाइड बाय n इंटू लॉग केसी। अब आप इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो आपको डेल्टा जी नॉट का मान क्या निकलेगा, डेल्टा जी नॉट का मान निकलेगा माइनस n इंटू एफ। ई सेल ई नॉट सेल के मान जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 0.059 डिवाइड बाय n इंटू लॉग ऑफ किसका, केसी का। अब अगर आपको याद हो नेरनेस्ट इक्वेशन जब पढ़ाए थे उसमें ये बताए थे कि 0.059 हम लोग किसके मान को लिखते हैं, तो आपको याद होगा 2.303 RT डिवाइड बाय F। इसी का मान निकाले थे 0.059, क्योंकि यहाँ पे सारे कांस्टेंट वैल्यू का मान हमको पता रहता है। तो इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या रखे थे 0.059, या ऐसा कर सकते हैं कि इसके जगह पर इसको रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 0.059 की जगह ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा माइनस n इंटू एफ इंटू 0.059 की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं 2.303 RT डिवाइड बाय n पहले से है और साथ में क्या आएगा f आएगा इंटू लॉग ऑफ केसी। आप यहाँ पे n से n कट गया, f से f कट गया, तो आपके लिए जो रिजल्ट आ रहा है वो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT ऑफ इसका लॉग ऑफ केसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस फॉर्मूला से, और इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स बहुत सारा आता है। तो अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के लिए वीडियो बनाएं, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन करेंगे कि एनसीईआरटी में इंडेक्स प्रॉब्लम कुछ दिया हुआ उसको बनाएंगे हम लोग। तो अगले वीडियो में